हेलो एवरीवन। आगे अब आप लोगों की जो यूनिट है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति के बारे में है। इसका जो टाइम पीरियड है 1765 से 1783 के बीच का है। देखिए बेटा, अमेरिकन क्रांति को जब हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ एक शब्द भी आता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम भी। तो ये दोनों चीज़ें बेटा आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों चीज़ें थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये क्रम से घटित नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ें अलग है। अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन है वो 1765 से शुरू होता है, ठीक, 1783 तक चलता है। और इसी बीच जो है 1775 से 1783 तक जो है ये जो वॉर चला अमेरिका का अपने जो मदर कंट्री थी ब्रिटेन, जो जिसने उसे उपनिवेश बनाया था, उसके बीच। तो इसे कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको हम लेंगे 1775 से 1783 के बीच, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो 1765 से 1783 के बीच का घटनाक्रम है, ठीक। तो अमेरिकन क्रांति के लिए दूसरी चीज़ आप ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मैप दिखाया है आगे। आप, मैंने जैसे कि आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जो है वर्ड मैप भी साथ में रखें जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये जो अमेरिका स्वतंत्रता चाह रहा था, तो किससे चाह रहा था, तो इसे समझिए आप लोग। तो यहाँ जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है पैट्रियोट्स अमेरिकन, जिन्हें कि देशभक्त अमेरिकन कहते हैं, कुछ फ्रेंच एम्पायर के लोग इनके साथ थे। और इनका किससे युद्ध था? इंग्लिश इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, और कुछ लॉयलिस्ट जो अमेरिका में रहकर अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें कहा जाता है लॉयलिस्ट, ठीक। तो पैट्रियोट्स अमेरिकन है, फ्रेंच एम्पायर एक तरफ थे, और ब्रिटिशर्स और कुछ लॉयलिस्ट जो कि अमेरिका में रह रहे थे, इनके बीच में जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। और कॉलोनिस्ट एक शब्द इसमें बार बार आता है। तो कॉलोनिस्ट जो है वे लोग हैं जो अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनी में रहते हैं, जिसे कॉलोनी यहाँ पर उपनिवेश इसको आप समझेंगे। और नेटिव अमेरिकन्स भी इन्हें अब कहा जाता है। नेटिव अमेरिकन मतलब जो अमेरिका के रहने वाले थे, कॉलोनिस्ट। तो यूरोप के लोगों के आने से पूर्व जो है रेड इंडियंस यहाँ के मूल निवासी थे, ठीक। तो ये सवाल आपको कभी वन लाइन में भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो क्या कहा जाता है उनको? तो उनको रेड इंडियंस कहा जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा हम कॉलोनियल हिस्ट्री देख लेते हैं कि भाई अमेरिका कैसे जो है एक उपनिवेश बना, कैसे एक कॉलोनी बनी। देखिए 1492 है, स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। वास्तव में इसको वेस्ट इंडीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जब स्पेन से चले थे तो वो भारत की खोज के लिए चले थे, और पश्चिम की तरफ उन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते थे कि जो भारत है वो पूर्व दिशा की तरफ है, ना कि पश्चिम की तरफ। तो जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडी इधर पहुंचते हैं, उन्हें कुछ भूमि दिखाई देती है पश्चिम की तरफ, तो उन्होंने इस जो भूमि था उसको नाम दिया वेस्ट इंडीज, जो आज भी आप लोग जो है वेस्ट इंडीज को से सभी लोग, मैं समझती हूँ, परिचित होंगे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले अमेरिका में। स्पेन से जो है ये भेजे गए थे, क्योंकि वो इंडिया को खोजने निकले थे, इसलिए उन्हें लगा कि वेस्ट से इंडिया को खोज लिया है और इसे नाम दिया वेस्ट इंडीज। 16वीं और 17वीं सदी में इस न्यू वर्ल्ड को, इस नई दुनिया को जो यूरोपियन शक्तियों ने अपना उपनिवेश बना दिया था। तो ये नई यूरोपियन शक्तियाँ जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, सभी तरह के देशों का जो है यहाँ यूरोपीय देशों का यहाँ पर इंटरेस्ट था। तो स्पेन ने सबसे पहले अपने उपनिवेश यहाँ पर बसाए। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी 13 बस्तियाँ या कॉलोनीज़ बसाई। अब थोड़ा हम मैप की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका का मैप है बेटा, देख लीजिए। ये इधर हडसन बे है, बे ऑफ हडसन। इधर जो ये एरिया है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर आप मैप पे देखेंगे हाल तो आप देख पाएंगे। ये जो एरिया है इस तरफ का, ये देखिए जो स्ट्रेट लाइनों से है, वर्टिकल्स जो लाइन है, ये स्पेन का कवर्ड एरिया था। यहाँ पे स्पेन ने इसे उपनिवेश बनाया था। और इधर मिडिल में जो है ये फ्रांस ने जो है अपने उपनिवेश यहाँ पर स्थापित किए थे। और फ्रांस के एरिया से ही मिसिसिपी जो है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है अमेरिका की, मिसिसिपी, तो वो यहाँ बीचों बीच, यहाँ से जो है फ्रांस का जो एरिया था यहाँ बीचों बीच बहती थी। हालांकि हमें फ्रांस का एरिया सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन ऐसा था नहीं। वास्तव में जो फ्रांस था वो तटीय क्षेत्रों के आसपास
था यहाँ पर। और मूलतः यहाँ पे जो अंग्रेज वो अमेरिकी लोग रेनेडियंस लोग रहते थे, जिनके माध्यम से फ्रांस जो है व्यापार करता था। अब ब्रिटेन का देखिए, ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन से इनसे ब्रिटेन का एरिया दिखाया गया है कि यहाँ तक जो है ब्रिटिशर्स की 13 कॉलोनियाँ थी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो कर्व्ड लाइन है ये इंग्लैंड की है, और ये जो वर्टिकल्स लाइन है फ्रांस की है, और ये जो वर्टिकल लाइन स्पेन की है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो है फ्रांस की है। ठीक, और तो इस तरह से जो है इन्होंने अमेरिका को आपस में बांट लिया था। तो मतलब एक औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जो है वहाँ पर शुरू हो गई थी। तो ये जो 13 कॉलोनियाँ हैं, 13 कॉलोनी अंग्रेज़ों ने बसाई थी, और इन्होंने बाद में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बनाया, क्योंकि इन्होंने जो है ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। इन कॉलोनीज़ में थी जैसे कि न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, न्यू जर्सी, ये जैसे कॉलोनीज़ थी यहाँ पर। तो इन कॉलोनी को बनाने का उद्देश्य ये था कि बेनिफिट ऑफ मदर कंट्रीज़, मतलब जिस देश की ये कॉलोनीज़ बनाई हुई थी उनको बेनिफिट देना जो है इन कॉलोनीज़ का उद्देश्य था, जिसका अर्थ था कि यूरोप के जो देश है उन्हें ही हम मजबूत बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, और व्यापार ही इन कॉलोनीज़ को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था। और होता क्या था कि जो कच्चा माल है वो इन कॉलोनीज़ से उठाया जाता था, यूरोप भेजा जाता था, और वहाँ से तैयार माल वापस इन्हीं उपनिवेशों में भेजा जाता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी कि किस तरह से जो है कॉलोनियल सिस्टम काम करता था ब्रिटिशर्स का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी था। ये जो सिचुएशन थी इनकी, जी कच्चा माल यूरोप आ रहा है, उनकी मशीनों में जो है वो यूज़ हो रहा है, वहीं से जो वे तैयार माल फिर इन्हीं उपनिवेशों में बेचने के लिए जो है भेजा जा रहा था। तो यूरोप के लिए, यूरोप के देशों के लिए हर तरह से जो है फ़ायदेमंद स्थिति थी ये। ठीक। अब हम इसके कारणों पे अगर चर्चा करें, तो वैसे तो इसके बहुत लंबे चौड़े कारण हैं, जिनका हम इसका जो है अध्ययन करेंगे आगे के जो हमारे सेशन होंगे। लेकिन सामान्यतः जो इनका मोटा मतलब बेसिक्स अगर हम इनके जो है कारणों पे विचार करें, तो देखिए इस क्रांति के 3 कारण थे। एक तो सोशियो कल्चरल है, पॉलिटिकल हैं, और इकोनॉमिकल है। ये 3 ही नहीं है, मैंने जैसे बताया कि आगे सेशन में हम इन लोगों पर जो है एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे इसके कारणों की। बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी कारण, एवरी जो रीज़न है इसका कॉजेज़ है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में आप ये देखिए कि जो नॉर्थ अमेरिका का समाज है वो यूरोप से काफ़ी अलग है। यूरोप में ऐसे लोग बसे थे जिनका शोषण हुआ था, पीड़ित था, और वे भागकर उत्तरी अमेरिका में आ गए थे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा है, जो हमने अभी तक इतिहास पढ़ा है, कि ये किस तरह से जो है यूरोपीय जो समाज था वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। कभी वहाँ पे धर्म युद्ध हो रहे हैं, तो कभी किसी तरह के आपसी संघर्ष हो रहे हैं, कभी श्रेष्ठता के लिए युद्ध वहाँ पर चल रहा था। तो कई लोग ऐसे थे यूरोप के जो शोषित थे, पीड़ित थे, वो भागकर यहाँ नॉर्थ अमेरिका आते हैं। कई जगह राजा जो है कैथोलिक थे, तो प्रोटेस्टेंट को वहाँ से भागना पड़ता था। कई जगह प्रोटेस्टेंट थे तो कैथोलिक को वहाँ से भागना पड़ता था। तो ये लोग जब अमेरिका आए तो इन्होंने यहाँ पे एक लिबरल सोसाइटी की स्थापना की। लिबरल मैंने उदारवादी समाज बनाने की कोशिश की, और ये लोग जो है लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग थे। तो इस सोच का कारण जो है बेटा, वो इनलाइटमेंट ने प्रबोधन, मैंने कभी थोड़ा सा चर्चा की होगी आप लोगों से, पुनर्जागरण के साथ प्रबोधन की। तो प्रबोधन भी जो है एक बड़ी वजह थी कि इन लोगों की इस लिबरल सोच का। तो इस समय के कई दार्शनिक हैं जिन्होंने जो है इस तरह की लिबरल सोच के को बनाने में योगदान दिया, जैसे, और ये लोग इस तरह के विचारों को मानते थे, जैसे कि नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ नेचुरल लॉ और राइट्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो नियम होते हैं, अधिकार होते हैं, उदारवाद, प्रॉपर्टी राइट्स, और गणतंत्र, रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं, उस तरह के विचारों को जो है ये लोग मानते थे। और रिपब्लिक का मतलब आप लोग समझते हैं, गणतंत्र का मतलब, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हम किसी राजा को नहीं मानेंगे, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो इस तरह की बातें उस समय करनी एक बड़ी बात थी, जबकि चारों तरफ जो है मोनार्की हुआ करती थी, राजशाही हुआ करती थी। तो इस तरह के लिबरल और प्रोग्रेसिव सोच के ये लोग थे जो नॉर्थ अमेरिका में आके बसे थे।
इस समय के प्रमुख दार्शनिक हमको मिलते हैं जॉन लॉक, इमानुअल कांट है, मॉन्टेस्क्यू है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, थॉमस पेन है। इनमें से मैं समझती हूँ कुछ लोगों के नामों से आप परिचित होंगे। इमानुअल कांट है, मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने बताया था कि पावर ऑफ सेपरेशन का इन्होंने जो है थ्योरी दिया था, हालांकि ये लोग यूरोप के थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस पेन जो है अमेरिका के जो है फिलोसोफर थे। ठीक, तो एक सोशो कल्चरल जो है रीजंस थे उनके पीछे, क्योंकि समाज जो है बिल्कुल दूसरे तरह का था। ठीक बेटा, एक तो ये है। अब आगे के लिए आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशंस है, वर्ड लिमिटेशंस है, तो उसको हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।